हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि 2000 का एक्ट है। स्टार्ट करना था चैप्टर नंबर 6 से, जो है रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, चैप्टर का नाम है। और हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 17, जो है अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन और इशू करके ऑफिशियल गैजेट में अपॉइंट कर सकती है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के पर्पस के लिए। और उसके साथ साथ में ऑल्सो या तो उसी नोटिफिकेशन में या सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन इशू करके अपॉइंट कर सकती है सच नंबर ऑफ डिप्टी कंट्रोलर्स, असिस्टेंट कंट्रोलर्स और कुछ अदर ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज जो होंगे उनको ठीक लगता है तो वो। अब जो कंट्रोलर को हम लोगों ने अपॉइंट किया वो क्या करेगा, तो वो डिस्चार्ज करेगा अपने फंक्शंस जो कि इस एक्ट में उसको दिए गए हैं, सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कंट्रोलर वो सारे फंक्शंस को डिस्चार्ज करेगा जो कि इस एक्ट में दिए हुए हैं, लेकिन उसको उसके ऊपर जनरल कंट्रोल रहेगा डायरेक्शन वगैरह इशू करने का सेंट्रल गवर्नमेंट का। और जो डिप्टी कंट्रोलर्स हैं, असिस्टेंट कंट्रोलर्स हैं, वो परफॉर्म करेंगे फंक्शंस जो कि असाइन किए गए हैं उनको कंट्रोलर के द्वारा। और वो जनरल सुपरिंटेंडेंस में रहेंगे और कंट्रोल में रहेंगे, मतलब कंट्रोलर की, मतलब जो डिप्टी कंट्रोलर्स हैं, असिस्टेंट कंट्रोलर हैं, वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करेंगे जो कंट्रोलर उनको देंगे, मतलब उनको असाइन करेंगे। और उसके बाद जो ये जो फंक्शंस वगैरह करेंगे जनरल सुपरिंटेंडेंट्स और कंट्रोल रहेंगे कंट्रोलर के। फिर उसके बाद फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है इसमें, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर और अदर ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज की वो वही होंगी जो ऐसा प्रिस्क्राइब की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह, सर्विस जो कंट्रोलर है, डिप्टी कंट्रोलर है, असिस्टेंट कंट्रोलर्स हैं या कोई भी एम्प्लॉयज वगैरह कौन प्रिस्क्राइब करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर जो हेड ऑफिस होगा या ब्रांच ऑफिस होगा ऑफिस ऑफ कंट्रोलर का, वो उन प्लेसेस पे होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेंगी। एंड these may be established as such places as central government may think fit। तो सब जगह सेंट्रल गवर्नमेंट ही आप याद रखिएगा। तो जो हेड ऑफिस होगा या ब्रांच ऑफिस होगा कंट्रोलर के ऑफिस का, वो उस प्लेस पे होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी और एस्टेब्लिश किया जाएगा उन प्लेसेस पे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। फिर देयर शैल बी अ सील ऑफ द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर, यहाँ पे एक सील भी होगी ऑफिस ऑफ कंट्रोलर की। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 18 जो है कि फंक्शंस ऑफ कंट्रोलर। तो कंट्रोलर के क्या फंक्शन रहेंगे, तो कंट्रोलर यहाँ पे परफॉर्म करेगा वो सारे फंक्शंस कौन कौन से, नेमली सबसे पहले वो एक्सरसाइज करेगा सुपरविजन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज पे, एक्टिविटीज ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। तो कुछ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज भी होती हैं, मैं आपको उसके बाद में बताऊंगा, मतलब इसके अगली बार मतलब इसके आगे जो सेक्शन आएंगे उसमें सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के बारे में बताया जाएगा। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को अपॉइंट वगैरह कौन करता है, कंट्रोलर करता है। तो कंट्रोलर उनके ऊपर सुपरविजन करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के ऊपर, सर्टिफाइंग करता है पब्लिक चीज को ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को, और कुछ स्टैंडर्ड्स को लिंक डाउन करता है जिससे जो भी मेंटेन किए जाएंगे सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के द्वारा। और स्पेसिफाई करेगा क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो कि एम्प्लॉयज ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को पोजेस करना चाहिए, मतलब कुछ क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बता देगा एम्प्लॉयज जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी के हैं उनको क्या करना चाहिए। फिर स्पेसिफाई कर देगा कुछ कंडीशंस और जो सब्जेक्ट टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज जिसमें अपने बिजनेस को कंडक्ट करेंगी। उसके बाद वो स्पेसिफाई कर देगा कंटेंट्स ऑफ राइटिंग, राइटिंग में, प्रिंटेड में, वर्चुअल मटेरियल या एडवर्टाइजमेंट में, दैट में भी डिस्ट्रीब्यूटेड, जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और यूज किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट और पब्लिक की में, मतलब एंड पब्लिक की में। तो कुछ यहाँ पे रिटर्न कंटेंट दे देंगे, प्रिंटेड या विजुअल मटेरियल या एडवर्टाइजमेंट दे देंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और यूज होगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट में पब्लिक की के लिए, एंड पब्लिक की के लिए। और फिर स्पेसिफाई कर देंगे फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के फॉर्म को स्पेसिफाई कर देंगे। और स्पेसिफाई कर देंगे फॉर्म एंड मैनर की जिसमें अकाउंट वगैरह मेंटेन किए जाएंगे सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के। फिर स्पेसिफाई कर देंगे टर्म्स एंड कंडीशन सब्जेक्ट टू विच
द ऑडिटर्स मे बी अपॉइंटेड एंड रेम्यूनरेशन टू बी पेड। तो स्पेसिफाई कर देंगे टर्म्स एंड कंडीशंस, जो ऑडिटर्स जो भी अपॉइंट हुए हैं उनके रेम्यूनरेशन किस तरीके से पेड की जाएंगी। फिर फैसिलिटेटिंग करेंगे वो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यहाँ पे फैसिलिटेट करेंगे वो एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के द्वारा, या तो सोलली वो करेंगे या तो ज्वाइंटली विद अदर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के साथ, और रेगुलेशन करेंगे सच सिस्टम्स का। फिर स्पेसिफाई करेंगे कि किस मैनर में यहाँ पे सर्टिफाइंग अथॉरिटीज जो है वो कंडक्ट करेंगी डीलिंग्स विद सब्सक्राइबर्स के थ्रू वो कैसे डील वगैरह करेंगी, और रिजॉल्व करेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर कभी भी होगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंड सब्सक्राइबर्स का। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज का मतलब मैं आपको अभी बता देता हूँ, अथॉरिटीज वगैरह जो कंट्रोलर एक एस्टेब्लिश कर देते हैं, जो ये इशू कर सकती हैं, और सब्सक्राइबर जो है वो उस डिजिटल सिग्नर मतलब यहाँ डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वगैरह को इशू करने में शायद ये लोग काम आते हैं, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। और सब्सक्राइबर वो है जो फिक्स करता है इन लोगों से ये लेने के बाद, सर्टिफाइंग अथॉरिटी से लेने के बाद। तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंड सब्सक्राइबर को, उसको भी रिजॉल्व करेंगे, और ड्यूटीज बता देंगे कि सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की क्या ड्यूटी होगी। और यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा एक डेटाबेस जिसमें कंटेन होगा सारे डिस्क्लोजर ऑफ रिकॉर्ड एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी का, कि वो कंटेन कर रहे हैं कुछ भी पर्टिकुलर जो कि स्पेसिफाई है किसी रेगुलेशन में, वो एक्सेसिबल हो पब्लिक को। यहाँ पे मेंटेन करना है उनको डेटा बेस जो कि कंटेन करता है सारे डिस्क्लोजर, जो भी कुछ भी रिकॉर्ड है सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो कि कंटेन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर जो कि स्पेसिफाइड किए गए हैं, मतलब स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस है एंड शैल बी एक्सेसिबल टू पब्लिक, पब्लिक को एक्सेसिबल है, मतलब होना चाहिए पब्लिक को एक्सेसिबल होना चाहिए। फिर सेक्शन 19 है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। अब यहाँ पे अगर फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं, अगर उनको भी यहाँ पे इंडिया में बिजनेस वगैरह करना है, इंडिया में इशू वगैरह करना है अपने ये डिजिटल सिग्नेचर वगैरह, तो उनको भी रिकॉग्निशन दे सकते हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन। तो जो भी टर्म्स एंड मतलब कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस होंगी उनको ध्यान में रखते हुए जो कि स्पेसिफाइड है यहाँ पे रेगुलेशंस में, कंट्रोलर जो है वो प्रीवियस अप्रूवल लेके, मतलब कंट्रोलर को क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे प्रीवियस अप्रूवल, को अंडरलाइन कर देता हूँ। प्रीवियस अप्रूवल लेके सेंट्रल गवर्नमेंट से। यहाँ पे नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट में वो क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब यहाँ पे कंट्रोलर को पहले प्रीवियस अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, बाद में वो नोटिफिकेशन करके ऑफिशियल गैजेट में रिकॉग्नाइज कर देंगे फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट के लिए। फिर लिखा हुआ है वेयर एनी सर्टिफाइंग अथॉरिटी इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर सबसेक्शन 1, अगर सबसेक्शन 1 में किसी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे उन अथॉरिटीज के द्वारा, उनको वैलिड माना जाएगा एक्ट के पर्पसेस से। लेकिन फिर लिखा हुआ है कंट्रोलर, थर्ड सबसेक्शन पढ़ रहा है कि कंट्रोलर अगर यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने कंट्रीब्यूट किया है किसी भी कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन को, जो जिसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे, मतलब जिसके सब्जेक्ट में रहते हुए उसको यहाँ पे ग्रांट की गई थी वो रिकॉग्निशन सबसेक्शन 1 में, तो वो यहाँ पे रीजन रिकॉर्ड करके राइटिंग में नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में रिवोक कर लेंगे वो रिकॉग्निशन। मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है कि अगर कंट्रोलर चाहे, तो कंट्रोलर को अगर लगता है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है जिन्होंने यहाँ पे रिकॉग्निशन ले ली, उन्होंने कुछ कॉन्ट्रवेंशन कर दिया कंडीशन या रिस्ट्रिक्शंस का, तो वो यहाँ पे ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करके उसको रिवोक कर लेंगे। फिर है सेक्शन 21 जो कि है लाइसेंस टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए कोई भी पर्सन जो है वो एप्लीकेशन कर सकता है कंट्रोलर के पास कि उसको लाइसेंस चाहिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स के लिए, मतलब इशू करने के लिए, मतलब उसको एक लाइसेंस चाहिए यहाँ पे इशू करने के लिए
इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स को। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सबसेक्शन 2 में कि नो लाइसेंस शैल बी इशूड अंडर सबसेक्शन 1। कोई भी लाइसेंस यहाँ पे इशू नहीं किया जाएगा अंडर सबसेक्शन 1 में, जब तक कि एप्लीकेंट जो है, जो यहाँ पे मांग रहा है, वो फुलफिल नहीं कर देता सारी रिक्वायरमेंट इन विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिफिकेशन, जिसके पास वो क्वालिफिकेशन, एक्सपर्टाइज, मैन पावर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं जो कि नेसेसरी है इशू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया है तब तक। फिर जो भी यहाँ पे लाइसेंस ग्रांट किया जाता है इस सेक्शन में, वो वैलिड होगा उस पीरियड के लिए जो कि प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। तो ये जो भी लाइसेंस यहाँ पे एक बार इशू होता है, वो कब तक के लिए वैलिड रहेगा, तो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, जैसा कि प्रिस्क्राइब करेगी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो यहाँ पे टाइम पीरियड होगा। फिर ये नॉन ट्रांसफरेबल होगा और हेरिटेबल होगा, मतलब ये ऐसा नहीं है कि किसी की डेथ हुई तो उसके बाद उसको किसी को ट्रांसफर हो सकता है, मतलब वो तो हेरिटेबल का एक तरीके से ये एग्जाम्पल होगा। ट्रांसफरेबल मतलब यहाँ पे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता उसको, और वो सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड टर्म्स होगा जो कि स्पेसिफाई की गए जाएंगे रेगुलेशन में। तो रेगुलेशंस वगैरह का फॉलो अप करना पड़ेगा कंडीशंस का, जो कि यहाँ पे स्पेसिफाई की गई थी। फिर सेक्शन 22 है एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस। तो जो भी एप्लीकेशन होगी इशू ऑफ लाइसेंस की, वो उस फॉर्म में होना चाहिए जैसे कि प्रिस्क्राइब करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो भी एप्लीकेशन होगी, एवरी एप्लीकेशन शैल इशू लाइसेंस शैल बी अकम्पनीड बाय। तो सबसे पहले एप्लीकेशन करने का तरीका क्या होगा कि जैसा जिस फॉर्म में प्रिस्क्राइब किया हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और फिर उसके बाद क्या होगा, जो भी एप्लीकेशन होगी उसमें अकम्पनाइड क्या होगा, सर्टिफिकेट प्रैक्टिस स्टेटमेंट होगा, मतलब सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस स्टेटमेंट होगा उसके अंदर। उसके अंदर फिर स्टेटमेंट होगा कि इसमें इंक्लूड करता है वो प्रोसीजर जिसके बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन हो सकती है एप्लीकेंट की, और साथ में उसको पेमेंट करना होगी वो फीस, जो कि नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज, मतलब 25,000 रुपीज से ज्यादा फीस नहीं होगी, और वो पेमेंट उसको करना पड़ेगी जैसा कि प्रिस्क्राइब्ड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो यहाँ पे प्रिस्क्राइब करेगी वो फीस देना पड़ेगी, लेकिन वो जो पेमेंट होगी किसी भी हालत में 25,000 रुपीज से ज्यादा नहीं होगी। और फिर जो सच अदर डॉक्यूमेंट्स होगा जो कि प्रिस्क्राइब किए गए होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो होंगे। उसके बाद है सेक्शन 23 रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। तो रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस क्या होगा, तो एप्लीकेशन ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस को क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्म में करना पड़ेगा, और एकम्पनाइड करना पड़ेगी वो फीस जो कि 5,000 रुपीज से ज्यादा नहीं होगी, एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। 5,000 रुपीज तक की फी लग सकती है, जैसा कि सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे चाहे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो फीस प्रिस्क्राइब करेगी रिन्यू की वो देना पड़ेगी, लेकिन जो फीस होगी 5,000 रुपीज ज्यादा नहीं होगी। और उसको कम से कम 40 डेज बिफोर देना पड़ेगा। उसको कम से कम 40 डेज बिफोर देना पड़ेगा एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस। जब तक उसके वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस जब भी एक्सपायर होने वाली है, उसके कम से कम यहाँ पे 45 डेज पहले करना पड़ेगा उसको रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन। फिर सेक्शन 24 है प्रोसीजर फॉर ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ लाइसेंस। तो जब भी एप्लीकेशन कंट्रोलर के पास आएगी, तो कंट्रोलर क्या करेगा, या तो उसको ग्रांट कर देगा या रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन को। तो कंट्रोलर में ऑन रिसीप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 21, आफ्टर कंसीडरिंग डॉक्यूमेंट को कंसीडर करने के बाद, और जो भी एप्लीकेशन उसके साथ कंप्लाइंग है और अदर फैक्टर्स वगैरह को देखते हुए, वो यहाँ पे अगर उसको जैसा लगता है, अगर उसको डीम फिट, तो वो ग्रांट कर देगा लाइसेंस या फिर रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन। प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है नो एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड। अब यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की जा सकती जब तक एप्लीकेंट को यहाँ पे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती
प्रेजेंटिंग उसका केस करने के लिए। मतलब अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो क्या होता है कि रिजेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेंट को एक बार एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, वो अपना केस वगैरह प्रेजेंट कर सके। सेक्शन 25 है सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस। अब सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस तो कंट्रोलर, अब यहाँ पे सस्पेंशन, रिवोकेशन, कैंसिलेशन आप याद रखिएगा। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन होता है टाइम बिंग के लिए, और रिवोकेशन या कैंसिलेशन क्या होता है? परमानेंटली कैंसिल हो जाता है। तो सस्पेंशन मतलब टाइम बिंग, याद रखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दिया। तो जो कंट्रोलर हैं अगर वो सेटिस्फाई हो गए इंक्वायरी करने के बाद, जो कि उनको ठीक लगता है, मतलब उनका फिर उनके ठीक लगता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कि जो स्टेटमेंट है और इन रिलेशन टू एन एप्लीकेशन फॉर द इश्यू और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस जो कि इनकरेक्ट है और फॉल्स है मटेरियल पर्टिकुलर्स में। मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लगता है कि जो भी उसने स्टेटमेंट यहाँ पे दिया था किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड या इशू, मतलब किसी कोई एप्लीकेशन की थी इशू करने के लिए, रिन्यूअल करने के लिए लाइसेंस को, वो इनकरेक्ट और फॉल्स मटेरियल पर्टिकुलर्स दिए थे, या वो फेल्ड हो गया कंप्लाई करने में किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो उसको बताई गई थी लाइसेंस ग्रांट करते टाइम, या फिर वो फेल्ड हो गया मेंटेन करने में प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स जो कि स्पेसिफाई हैं सेक्शन 30 में, या उसने कॉन्ट्रीवेंट कर दिया प्रोविजंस इस एक्ट के, या रूल्स रेगुलेशन या ऑर्डर जो भी यहाँ पे बनाए गए हैं, उसका लाइसेंस रिवोक कर लिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट नो लाइसेंस शैल बी रिवोक, तो यहाँ पे कोई भी लाइसेंस रिवोक नहीं किया जाता जब तक सर्टिफाइंग अथॉरिटी उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं देते ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट द प्रपोज रिवोकेशन। तो जब भी यहाँ पे रिवोकेशन वगैरह कर रहे हैं, उसका प्रपोज रिवोकेशन कर रहे हैं, उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। फिर कंट्रोलर को अगर रीजनेबल कॉज है बिलीव करने का कि जो ग्राउंड है रिवोकिंग ऑफ लाइसेंस अंडर सबसेक्शन 1, तो वो बाय ऑर्डर अपने क्या करते हैं, सस्पेंड कर देंगे लाइसेंस को जब तक कि पेंडिंग है कंप्लीशन ऑफ एनी इंक्वायरी और ऑर्डर उनके द्वारा। मतलब एक मिनट फिर से पढ़ लेते हैं। तो वो यहाँ पे ऑर्डर करके सस्पेंड कर सकते हैं लाइसेंस को जब तक कि इंक्वायरी वगैरह पेंडिंग है, जो कि ऑर्डर उनके द्वारा की गई है। मतलब इंक्वायरी का ऑर्डर तो देते हैं तो उतने टाइम पे वो तब तक के लिए क्या करेगी, अ, अगर उनको रीजनेबल ग्राउंड लगता है तो वो उतनी देर के लिए सस्पेंड कर देंगे जब तक इंक्वायरी चलेगी। फिर उसके बाद है प्रोवाइडेड दैट नो लाइसेंस शैल बी सस्पेंडेड फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 10 डेज, तो 10 डेज से ज्यादा का पीरियड के लिए ये लाइसेंस वगैरह सस्पेंड नहीं रहेगा। लेकिन अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट द प्रपोज सस्पेंशन दे दिया है, तो फिर उससे ज्यादा कर सकते हैं। मतलब जनरली अगर है तो 10 डेज से ज्यादा के लिए उसको यहाँ पर सस्पेंड नहीं कर सकते लाइसेंस को, लेकिन अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने यहाँ पे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे दी शोइंग कॉज करने की प्रपोज सस्पेंशन के लिए उस पर्सन को, तो फिर उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। फिर इसमें लिखा है नो सर्टिफाइंग अथॉरिटी whose लाइसेंस हैज बीन सस्पेंडेड शैल इशू एनी, सॉरी यहाँ पे जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को यहाँ पे एक तरीके से चांस दे रहे हैं, मतलब हम एक्शन किसके अगेंस्ट दे रहे हैं, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को अगेंस्ट। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को हमने एक चांस दे दिया यहाँ पे कि वो यहाँ पे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उसको दे दी उसको अपने बारे में बताने के लिए। अब अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी का यहाँ पे सस्पेंड कर दिया है तो मतलब नो सर्टिफाइंग अथॉरिटी, कोई भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो यहाँ पे जिसका लाइसेंस सस्पेंड किया गया है वो इशू नहीं कर पाएंगी किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जब तक कि यहाँ पे उनका सस्पेंशन चल रहा है। अब सेक्शन 26 जो है नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। तो जब भी यहाँ पे लाइसेंस किसी भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी का सस्पेंड कर दिया गया है और रिवोक कर दिया गया है, तो जो कंट्रोलर है वो पब्लिश करेगा नोटिस को उसके सस्पेंशन का और रिवोकेशन का, और जो भी डेटा बेस उसने मेंटेन किया है उसके द्वारा।
और मतलब यहाँ पे कंट्रोलर क्या है, सबसे पहले यहाँ पे पब्लिश कर देगा नोटिस का कि सस्पेंशन या रिवोकेशन से रिलेटेड जो कि डेटाबेस वगैरह मेंटेन कर जाते हैं उसके द्वारा। फिर अगर वहाँ पे एक से ज्यादा रिपोजिटरीज है, रिपोजिटरीज मतलब जहाँ पे बहुत सारी चीजें स्टोर करके आती हैं, करके रखी जाती हैं। तो यहाँ पे एक या एक से ज्यादा रिपोजिटरी से यहाँ पे स्पेसिफाइड है, तो कंट्रोलर जो है वो पब्लिश कर देगा नोटिस ऑफ सस्पेंशन या रिवोकेशन एज द केस में इन ऑल ऑफ सच रिपोजिटरीज, जितनी भी रिपोजिटरीज है मतलब एक से ज्यादा, तो उनमें सब में वो यहाँ पे पब्लिश करके रखेगा नोटिस कंट्रोलर। अब प्रोवाइडेड एट में लिखा हुआ है जो डेटाबेस यहाँ पे कंटेन है किसी भी नोटिस में, सच सस्पेंशन और रिवोकेशन से रिलेटेड द केस में भी, तो शैल बी मेड अवेलेबल थ्रू द वेबसाइट विच शैल बी एक्सेसिबल राउंड द क्लॉक। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी डेटाबेस वगैरह यहाँ पे कंटेन किया गया किसी भी नोटिस में, जो सस्पेंशन या रिवोकेशन से रिलेटेड वगैरह है, तो उसको अवेलेबल भी रखा जाए, उसको अवेलेबल भी किया जाएगा वेबसाइट पे, जो कि एक्सेसिबल होगा हमेशा ही, मतलब राउंड द क्लॉक, मतलब हमेशा ही। फिर प्रोवाइडेड फर्दर में लिखा हुआ है कंट्रोलर को अगर यहाँ पे नेसेसरी लगता है तो पब्लिसाइज भी कर सकता है कंटेंट, जो डेटाबेस वगैरह है इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडिया में उसने बताया है वही, अगर उनको लगता है ही में कंसिडर अप्रोप्रिएट, मतलब अगर उनको लगता है तो। अब सेक्शन 27 है पावर टू डेलीगेट। तो कंट्रोलर जो है वो राइटिंग में अगर ऑथराइज कर देगा डिप्टी कंट्रोलर को, यहाँ पे अगर मतलब कंट्रोलर जो है अगर वो राइटिंग में मतलब कंट्रोलर अगर चाहे तो राइटिंग में क्या करेगा, ऑथराइज कर देगा डिप्टी कंट्रोलर को, असिस्टेंट कंट्रोलर को या अदर ऑफिसर जो है जो एक्सरसाइज करते हैं पावर ऑफ कंट्रोलर किस चैप्टर में। तो फिर उसके बाद है यहाँ पे सेक्शन 28 जो है पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉन्ट्रवेंशन। तो यहाँ पे कंट्रोलर और जो भी ऑथराइज ऑफिसर हैं इस बिहाफ में, वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं किसी भी कॉन्ट्रवेंशन की एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से, रूल्स और रेगुलेशन जो भी यहाँ पे बनाए गए हैं। तो कंट्रोलर और जो भी ऑफिसर ऑथराइज किए गए हैं इस बिहाफ में, वो यहाँ पे टेक अप कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन वगैरह, जो भी कॉन्ट्रवेंशन हुआ है एक्ट के प्रोविजंस का, रूल्स रेगुलेशन वगैरह जो भी यहाँ बनाए गए हैं उनको। फिर कंट्रोलर और जो भी एनी अदर ऑफिसर है जो यहाँ पे ऑथराइज किया गया है इस बिहाफ में, मतलब यहाँ पे वो एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे हैं कि किसी एक्ट का कॉन्ट्रवेंशन वगैरह हुआ तो अब जो भी कंट्रोलर है या अदर ऑफिसर मतलब एनी ऑफिसर जो भी ऑथराइज है इस बिहाफ में, उनके पास पावर क्या होगी, तो उनके पास इन दिस बिहार शैल एक्सरसाइज, तो वो शैल है यहाँ पे, मतलब ये उनके पास एक मैंडेटरी है, उनके पास पावर्स होंगी ही, पावर्स लाइक विच आर कन्फर्ड ऑन इनकम टैक्स अथॉरिटीज, जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास जो पावर होती हैं अंडर चैप्टर 8 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, एंड शैल एक्सरसाइज सच पावर सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन लेड डाउन अंडर दैट एक्ट। तो वही पावर जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास होती है वो सारी पावर्स इनके पास होंगी, लेकिन वो ये पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे तो उन्हीं लिमिटेशंस के साथ जो कि उस एक्ट में डिफाइन की गई है। सेक्शन 29 है एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड डेटा। तो विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, तो सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस को बिना प्रिजुडिस करे ऑफ सेक्शन 69 के जो कंट्रोलर है या कोई भी अदर पर्सन है ऑथराइज किया गया है हिम, मतलब उनके द्वारा बाय हिम, तो उसके पास अगर रीजनेबल कॉज टू सस्पेक्ट है, मतलब उनको अगर रीजनेबल कॉज वगैरह ये लग रहा है कि कोई भी कॉन्ट्रवेंशन हुई यहाँ पे प्रोविजंस के इस चैप्टर के, तो वो यहाँ पे हैज बीन कमिटेड, मतलब यहाँ पे किसी भी तरीके कॉन्ट्रवेंशन हुआ है प्रोविजंस ऑफ इस चैप्टर के, कमिट हुआ है, तो उनके पास एक्सेस होगा, हैव एक्सेस टू एनी कंप्यूटर, तो उनके पास एक्सेस हुआ किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, किसी एपरेटस का, किसी भी डाटा का और कोई अदर मटेरियल जो है कनेक्टेड उस सिस्टम से है, फॉर द पर्पस ऑफ सर्चिंग, किस पर्पस के लिए होगा, तो सर्चिंग और कॉजिंग अ सर्च, या तो सर्च करने के लिए या तो सर्च करवाने के लिए, किस पर्पस के लिए, तो मेड फॉर ऑब्टेनिंग एनी इन्फॉर्मेशन, जिससे किसी भी तरीके की जानकारी निकाली जाए, या फिर जो डेटा कंटेंट है अवेलेबल है कंप्यूटर सिस्टम में।
मतलब इन्फॉर्मेशन निकाली है, वो डेटा निकाला जाए जो भी अवेलेबल है किसी कंप्यूटर सिस्टम में। पे लिखा हुआ है फॉर द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन 1 के लिए जो कंट्रोलर है और एनी अदर पर्सन जो मतलब एनी पर्सन जो भी ऑथराइज्ड है इस बिहाफ में वो ऑर्डर करके डायरेक्ट करके यहाँ पे किसी पर्सन जो कि पर्सन इंचार्ज होगा उसको ऑथराइज कर और मतलब ऑथराइज पर्सन इंचार्ज मतलब यहाँ पे डायरेक्ट करेगा किसी एनी पर्सन को इंचार्ज होगा जो और अदरवाइज जो कि कनेक्टेड है यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से डेटा से एपरेटस और मटेरियल से तो उसको प्रोवाइड करेगा रीजनेबल टेक्निकल या अदर असिस्टेंस यहाँ पे देगा जो कि उनको ठीक लगती है मतलब जो कंट्रोलर है और एनी अदर पर्सन मतलब एनी पर्सन ऑथराइज जो है उनके द्वारा उनको वो डायरेक्ट करेगा किसी पर्सन इंचार्ज को कि वो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम वगैरह से जब वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह ले रहे हैं तो उनको सारी रीजनेबल टेक्निकल या अदर असिस्टेंस वगैरह दी जाए जो कि उनको नेसेसरी लगती है। फिर सेक्शन 30 सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर। तो अब जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी का उसको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तो उनको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा उनको यूज करना पड़ेगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसीजर वगैरह दैट आर सिक्योर फ्रॉम इंट्रूजन और मिसयूज। तो यहाँ पे जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी उनको कुछ क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेंगे ये बोलता है सेक्शन 30 बोलता है कि जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उनको सबसे पहले वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वो प्रोसीजर वगैरह उनको यूज करना पड़ेंगे जिससे वो सिक्योर करते हैं किसी भी तरीके का इंट्रूशन या मिसयूज। फिर उनको यहाँ पे प्रोवाइड अ रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी तो यहाँ पे उनको रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी देना पड़ेगी सर्विसेज में जो कि रीजनेबली सूटेबल करती हैं परफॉर्मेंस ऑफ इंटेंडेड फंक्शंस को। और उनको एडिट करना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रोसीजर्स जो कि इंश्योर करेंगे कि सीक्रेसी और प्राइवेसी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की जो कि एश्योर्ड है। मतलब उनको सिक्योरिटी प्रोसीजर्स वगैरह इंश्योर करना पड़ेंगे इससे यहाँ पे सीक्रेसी और प्राइवेसी बनी रहे सीक्रेसी एंड प्राइवेसी ऑफ किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को एश्योर्ड किया जाए मतलब। फिर भी द रिपॉजिटरी जो भी रिपॉजिटरी है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स की जो कि इशू की गई है सेट में। फिर वो पब्लिश करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन है प्रैक्टिस से रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट से रिलेटेड और करंट स्टेटस ऑफ सच सर्टिफिकेट से। तो उनको यहाँ पे पब्लिश करना पड़ेगी सारी इंफॉर्मेशन जो भी रिगार्डिंग है प्रैक्टिस से लेके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट से एंड करंट स्टेटस ऑफ सच सर्टिफिकेट्स वगैरह से रिलेटेड। और वो ऑब्जर्व करेंगे अदर स्टैंडर्ड जो कि प्रिस्क्राइब किए गए इस रेगुलेशन में। सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या करेगी सबसे पहले क्या है सारे प्रॉपर तरीके से यूज करेगी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी जिससे यहाँ पे मिसयूज वगैरह बचाया जाए। फिर रीजनेबल लेवल की रिलायबिलिटी रखेगी जिससे रीजनेबली सूटेड परफॉर्मेंस हो पाए। फिर सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को भी देखेगी जिससे किसी भी तरीके का सीक्रेसी या प्राइवेसी मेंटेन रहे। फिर रिपॉजिटरी रहेगी वो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स वगैरह जो इशू है और पब्लिश करेगी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी प्रैक्टिस से रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट वगैरह से। और वो सारे यहाँ पे स्टैंडर्ड्स वगैरह ऑब्जर्व करेगी। फिर सेक्शन 31 है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ दिस एक्ट। सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है यहाँ पे वो एंश्योर करेगी कि इस एक्ट का कंप्लायंस हो रहा है। तो जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो यहाँ पे एंश्योर करेगी कि जो एवरी पर्सन है यहाँ पे एम्प्लॉयड है और अदरवाइज इंगेज्ड है बाय कंप्लायंस। तो यहाँ पे सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो एंश्योर करेगी कोई पर्सन जो यहाँ पे एम्प्लॉयड है और अदरवाइज इंगेज है कंप्लायंस कर रहा है तो इन द कर्व्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट तो अपने एम्प्लॉयमेंट के कर्व्स पे और एंगेजमेंट में विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट वो रूल्स रेगुलेशन वगैरह ऑर्डर वगैरह बनाएंगे इसमें। तो मैं फिर से इसको समझा देता हूँ जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो इंश्योर करेगी कि इस कंप्लायंस हो रही है इस एक्ट की नहीं तो जो भी यहाँ पे एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो यहाँ पे इंश्योर करेंगी कि जो भी पर्सन एम्प्लॉयड है और अदरवाइज इंगेज है वगैरह इन चीज़ों में तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैनेज एंगेजमेंट वगैरह में
वो यहाँ पे प्रोविजंस जो सेट रूल्स वगैरह है, मतलब जो प्रोविजंस है सेट के रूल्स के रेगुलेशन वगैरह या ऑर्डर जो भी बनाए गए हैं उनका फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो सेक्शन 32 है डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस, तो जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा अपना लाइसेंस कॉन्स्पिशियस प्लेस पे, प्रेमाइसिस के जहाँ पे वो कैरी कर रहा है अपना बिजनेस वगैरह। फिर सेक्शन 33 है सरेंडर ऑफ लाइसेंस, तो जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जिनका लाइसेंस यहाँ पे सरेंडर हो गया है, रिवोक हो गया, तो वो इमीडिएटली आफ्टर सस्पेंशन और रिवोकेशन, या फिर जैसे ही उनका मतलब जैसे ही उनका यहाँ पे सस्पेंशन या रिवोकेशन हुआ उनको सरेंडर करना पड़ेगा अपना लाइसेंस कंट्रोलर को। और अगर यहाँ पे सर्टिफाइंग अथॉरिटी अगर फेल हो गई सरेंडर करने में वो लाइसेंस, जो कि सबसेक्शन 1 में जिसके बारे में बात हो रही है, तो पर्सन जिसके फेवर में यहाँ पे लाइसेंस इशू किया था उसको यहाँ पे गिल्टी मान लिया जाएगा ऑफेंस का, और उसको पनिशमेंट होगी यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, विथ इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे उनको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, क्योंकि जो कि यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट होगा 6 मंथ्स का, और साथ ही साथ फाइन, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 10,000 रुपीज और बोथ। 1 मिनट। तो अगर मतलब यहाँ पे किसी भी पर्सन ने यहाँ पे फेलियर किया यहाँ पे सरेंडर वगैरह करने में, लाइसेंस वगैरह जब भी उसका रिवोक वगैरह हो गया, तो उसको यहाँ पे गिल्टी मान लिया जाएगा, तो इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा 6 मंथ का, और साथ ही साथ उसका फाइन जो कि 10,000 रुपीज का होगा, या दोनों ही। अब है सेक्शन 34 जो है डिस्क्लोजर, तो जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी वो डिस्क्लोज करेगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई किया होगा रेगुलेशंस में। सबसे पहले अपना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को वो यहाँ पे डिस्क्लोज करेगा। फिर कोई भी सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस सिस्टम जो कि रिलेवेंट होगा इससे रिलेटेड, और नोटिस ऑफ रिवोकेशन और सस्पेंशन, और जो भी नोटिस है रिवोकेशन वगैरह का, सस्पेंशन का, ऑफ इट्स सर्टिफाइंग अथॉरिटी सर्टिफिकेट्स में। तो उनको ये सब चीजें डिस्क्लोज करना पड़ेगी, मीनिंग यहाँ पे सिंपल सी बात है, अपना सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट बताएंगे, सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस स्टेटमेंट वगैरह देंगे, और जो भी नोटिस था अगर उनका रिवोकेशन और सस्पेंशन वगैरह का, और फिर सर्टिफाइंग अथॉरिटी सर्टिफिकेट का अगर कुछ था तो वो, फिर जो अदर फैक्ट जो कि मटेरियली हैं और एडवर्सली अफेक्ट करते हैं उनकी रिलायबिलिटी पर, आइदर मतलब अफेक्ट्स आइदर द रिलायबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट विच द अथॉरिटी हैज इशूड, जो भी अथॉरिटी ने इशू किया, मतलब जो भी अथॉरिटी को इशू किया, और अथॉरिटी की एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, मतलब जो कि यहाँ पे मतलब अथॉरिटी की एबिलिटी को अफेक्ट करने से मतलब कि परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस वगैरह में कुछ उनके फर्क पड़ता है, तो वो चीज़ उनको बताना पड़ेगी। अब जब भी यहाँ पे ओपिनियन है यहाँ पे सर्टिफाइंग अथॉरिटी का कि कोई भी ऐसी इवेंट है जो कि हुई है जिसके कारण सिचुएशन ऐसी हुई है कि यहाँ पे मटेरियली या एडवर्सली अफेक्ट हुआ है इंटेग्रिटी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम वगैरह, जो कंडीशन है सब्जेक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जिस पे ग्रांट हुआ था, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या करेगी, मतलब कभी भी यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, सबसेक्शन 2 सिंपल सी बात कर रहा है कि जब भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को यहाँ पे लगता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन हुई जहाँ से उनका कुछ भी चीज मटेरियली या एडवर्सली अफेक्ट हो गई है, जिससे इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी मतलब एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से आप याद रखिए कि जो उसकी सिक्योरिटी वगैरह जो है कंप्यूटर वगैरह की कुछ कंडीशंस वगैरह वो अफेक्ट हुई हैं जिनके ऊपर मतलब ग्रांट किया गया था, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको सारे एफर्ट्स करना पड़ेंगे नोटिफाई करने के लिए जो पर्सन अफेक्ट होगा इस ऑकरेंस होने के कारण, और उनको ये एक्ट करना पड़ेगा, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर, तो उन प्रोसीजर्स के साथ उनको एक्ट करना पड़ेगा जो कि स्पेसिफाइड किए गए हैं सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट में, कि वो डील कर पाए इस सिचुएशन से, मतलब डील कर पाए विद सच इवेंट और सिचुएशन में। तो आज हमने यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 से पढ़ते हैं।